समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, स्वागत है आपका इस साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह। मैं हूं नीलम पांडे। राज्यसभा, लोकसभा दोनों ही सदनों में वक्फ का मुद्दा एक तरह से छाया रहा। उसी तरह ऑपोजिशन ने यूएस टैरिफ को लेके मोदी गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश की। राजनीति से जुड़े कई सारे प्रश्न आपने हमें भेजे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे सबके जवाब आपको मिल पाए। तो हम शुरुआत करते हैं संकल्प के इस प्रश्न के साथ, जो जानना चाहते हैं वक्फ की तैयारी महीनों से चल रही थी, लेकिन कांग्रेस अभी भी एक तरह से असमंजस में है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी इस पर कुछ ज्यादा नहीं बोले। ऐसा लगता है कि पार्टी अपने जातिगत मुद्दे पर ही टिके रहना चाहती है और वो ये भी जानना चाह रहे हैं क्या कांग्रेस को अपने गठबंधन सहयोगियों के हाथों मुस्लिम एक तरह से जो वोट है उसको खोने का डर है। वो डीएमके या आरजेडी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, इसमें मेरी थोड़ी दूसरी राय है। मुझे एक्चुअली इसको उल्टा लगता है। सबसे पहले जहाँ राहुल गांधी की बात है, तो ये लगा होगा, मुझे भी पहले वही लगा कि राहुल गांधी लोकसभा में बोले क्यों नहीं है इस पे। जी। लेकिन उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्वीट किया था उसके 2 दिन पहले ही, हम्म। जिसमें उन्होंने कहा था कैसे वक्फ जो है सो उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया पे अटैक है, मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्वीट था उस पे। तो उन्होंने अपना पब्लिक स्टैंड तो ले लिया। लोकसभा में क्यों नहीं बोले, तो उसके पीछे की एक एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। गौरव गोगोई को उन्होंने खड़ा किया। अब गौरव गोगोई, अगले साल इलेक्शन है आपका, और असम में मुस्लिम पॉपुलेशन जानते हैं ऑलमोस्ट 34% से थोड़ा ज़्यादा ही है। वैसे हेमंत बिश्व शर्मा तो कहते हैं कि 40% है। तो वहाँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्टी के लिए। तो गौरव गोगोई को खड़ा करना भी वो भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, बिकॉज़ आपने देखा कि धीरे-धीरे वहाँ बदरुद्दीन अजमल का इन्फ्लुएंस खत्म होता जा रहा है। तो कांग्रेस को लगता है कि अब शायद सारा उसको कंसोलिडेट कर लेंगे उसको, तो स्प्लिट नहीं होगा। तो एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। तो वो जो लार्जर जो कह रहे हैं ना, कि मुझे क्यों लग रहा है कि उसका उल्टा है, क्योंकि देखिए मुस्लिम इश्यूज पे काफी दिनों तक पार्टी का बहुत ही ऊहापोह की स्थिति रही थी। असमंजस जो कह रहे हैं, कई सालों से दिख रहा था। बहुत खुल के उन इश्यूज पे आते नहीं थे वो। कुछ इधर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ कह लिया, लेकिन ज्यादा खुल के नहीं। उस समय कई सालों से इनकी कोशिश होती थी ये कहने की हम भी हिंदू हैं। हम्म। मतलब लगातार ये प्रूव करना, मंदिरों में जाना और उन इश्यूज को लेना प्रोजेक्शन के लिए, कि ये जो बीजेपी का आरोप है कि हम प्रो मुस्लिम हैं या फिर मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, वो गलत है। हम भी मतलब मेजॉरिटी के मुद्दों पे हम उतने ही सेंसिटिव हैं, और हम भी हिंदू हैं। वो रहा है हम्म। कांग्रेस का कई सालों से स्ट्रेटेजी, 2014 के बाद से। वही उसमें आपने देखा होगा, जैसे इफ्तार पार्टीज थे। हम्म। अब सोनिया गांधी इफ्तार पार्टीज पहले तो हमेशा ही करते थे, वाजपेयी जी भी करते थे, मनमोहन सिंह जी भी करते थे। इफ्तार पार्टी बहुत बड़ा एक हुआ करता था दिल्ली दिल्ली पाउंड इवेंट। सर्किट में। सोनिया गांधी ने 2014-15 में किया, राहुल गांधी ने 2018 में किया। उसके बाद उन्होंने इफ्तार पार्टी करनी बंद ही कर दी, क्योंकि वो जो उनको डर था कि ये दिखेंगे कि अच्छा फिर से सो कॉल जो कहते हैं ना, अपीज करने की कोशिश कर रहा है। 2018 के बाद राहुल गांधी ने लास्ट टाइम उन्होंने इफ्तार पार्टी की थी। उसके बाद से तो अगले 6-7 साल तक वो किसी इफ्तार पार्टी में गए भी नहीं। वो जो चेंज लग रहा है इनके अप्रोच में, देखिए अभी अभी इसमें इमरान प्रतापगढ़ी का इफ्तार पार्टी था, उसमें राहुल गांधी गए। वो करीब 7 साल बाद किसी इफ्तार पार्टी में गए होंगे। आप देख रहे हैं कि पैलेस्टाइन के मुद्दे को लेके कितना प्रियंका खुल के बहुत ही स्ट्रांगली बोल रही है उस इशू पे। हाउस में भी देखें इन्होंने, जैसे गौरव गोगोई इधर किया, उधर भी काफ़ी लोगों ने बोला। आपके नासिर हुसैन राज्यसभा में थे, इमरान अभिषेक इमरान सिंघवी, प्रतापगढ़ी उन्होंने प्रतापगढ़ी, बोला। तो काफ़ी स्ट्रांगली इन्होंने टेकअप की है। अब ये भी कहते हैं कि हम जाएँगे, बेसिकली कोर्ट में लेके जाएँगे हम इसको, इसके खिलाफ। तो पार्टी ने बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है कि अब पार्टी का एक, मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी है कि इश्यू को अप्रोच कैसे करना है। कि ये पहले बीच में जो कई सालों तक रहा था कि ठीक है, हम सेकुलर पार्टी हैं और बीजेपी हिंदुत्व वाली पार्टी है, जो इनका स्टैंड रहा था कि, और लेकिन ये दिखना नहीं चाहते थे किसी भी
मुस्लिम वाले कोई जब कोई स्ट्रांग मुद्दा है, तो पार्टी का हमेशा तो रहता था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उस पर नहीं बोलना। अब वक़्फ़ में देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रांगली इसके खिलाफ इन्होंने किया है और बहुत ओपनली। उसके कारण भी है, देखिए अगला लोकसभा चुनाव में तो काफ़ी टाइम है। असेंबली में देखें, अगला असेंबली आपको बिहार में इलेक्शन होने वाला है अभी अक्टूबर-नवंबर में। वहाँ ठीक-ठाक पॉपुलेशन करीब बिहार के पिछला कास्ट सर्वे में मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ 17.7% दिखा रहा है और आप जिस गठबंधन में हैं, आरजेडी का है, तो वहाँ हम्म। मुस्लिम का सॉलिड वोट बैंक है, आरजेडी का उसमें। तो उसमें आप बिहार को देखते हुए आप नहीं कर सकते उस पे, लेकिन उसके आगे का भी इलेक्शन देखें आप, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में चलिए आप अलायंस पार्टनर्स हैं, लेकिन जो कांग्रेस के लिए जो मैटर करता है, जैसे केरला में, वहाँ 26-27% आपके मुस्लिम वोट बैंक हैं, जो कि जनरली थोड़ा-सा उनका स्प्लिट रहता है लेफ्ट में और कांग्रेस में। तो कांग्रेस के साथ आईयूएमएल भी है, तो उसका भी फ़ायदा होता है इसको। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। असम में देखें, जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे 34% से ज़्यादा जो है सो मुस्लिम्स हैं, 2011 सेंसस के हिसाब से, उसमें कांग्रेस को ज़रूरत है। आप बंगाल में देखें, फिर ये सारा इलेक्शन आपको अगले साल होने वाला है, नेक्स्ट ईयर, अर्ली उसमें। वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। तो कांग्रेस की अब स्ट्रैटेजी बेसिकली लग रही है, जो कि देखिए 2024 इलेक्शन के बाद से इनके अपने लोग जो कहते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है, इंडिया ब्लॉक जैसे गया, लेकिन इनको जो 99 सीट्स है, उसमें इनको लगता है कि माइनॉरिटी कंसोलिडेशन हो गया इनके पीछे, या इसके पहले भी, मतलब कर्नाटक इलेक्शन से ही ये शुरू हो गया कि माइनॉरिटी कंसोलिडेट कर रही है कांग्रेस के पीछे। तो जब ऐसा हो रहा है, पहले था कि इनको हर एक स्टेट में रीजनल पार्टी से फाइट था माइनॉरिटी वोट्स को लेके। अब इन्हें लग रहा है कि हमारे पीछे आ रही है, हम्म। तो अभी ओपनली बोलने लगे हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो कहा है कि असमंजस की स्थिति, मुझे असमंजस की स्थिति नहीं दिखी, मुझे थोड़ा ज़्यादा, जहाँ तक इनकी स्ट्रैटेजी है मुस्लिम्स के बारे में, मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा क्लैरिटी इनकी स्ट्रैटेजी में। कार्तिक पराशर का भी वक्फ से ही जुड़ा एक सवाल है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं, क्या वक्फ बिल के समर्थन करने से भाजपा के सहयोगियों को नुकसान नहीं होगा, जैसे जेडीयू हो गया? देखिए, आगे पता नहीं क्या होगा, इसको 2-3 चीज़ें देखिए, जब भाजपा के सहयोगी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो देखिए हम्म। 2-3 रियलिटीज़ हैं। जैसे पहली रियलिटी है कि अगर आप एनडीए में आपको रहना है, तो बीजेपी का ही एजेंडा आपको चलना पड़ेगा। ये पुराना वाला एनडीए नहीं है वाजपेयी जी का कि हर एक दिन जो है सो बीजेपी से आप जो चाहते थे करवाते थे, कहवाते थे। ये मो नरेंद्र मोदी की बीजेपी में अगर आप अलायंस पार्टनर हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप नहीं बचता कि आप इनके एजेंडा को जो है अपोज़ करें। तो वहाँ वो फु मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा अभी। वो पहला है कि एनडीए में है, एनडीए मतलब बीजेपी, मतलब ऐसे कह लें कि एनडीए इज़ बीजेपी। तो पहला कारण तो ये है कि ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। दूसरा जी। कारण ये है, देखिए अब इनका बार्गेनिंग चिप, तो अभी लोग देखते हैं कि बीजेपी डिपेंड करती है अलायंस पार्टनर्स पे। इसको अगर फ्लिप करके दूसरी तरफ से देखिए, अलायंस पार्टनर्स को बीजेपी की ज़्यादा ज़रूरत है। हम्म। अब आप जेडीयू की बात करें या एलजेपी की बात करें बिहार में, टीडीपी की बात करें। टीडीपी की वहाँ बात करें, या फिर जेडीएस में भी देखा, हम्म। देवेगौड़ा जी ने भी सपोर्ट कर दिया। ये हम्म। सारे अपने अब उनके जेडीएस के लिए तो सर्वाइवल के लिए बीजेपी की ज़रूरत है। वैसे बिहार में जेडीयू को अगर, मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के साथ जाना। तो ये इनके पास ऑप्शन है, नीतीश कुमार क्या करेंगे? वो तो अभी उनकी पूरी कोशिश है कि इसी तरह से मुझे बिहार चुनाव के पहले आप चीफ मिनिस्टर यही होंगे, अगले चीफ मिनिस्टर वो अनाउंस करवाना चाहता है। उनके पास भी ज़्यादा बार्गेनिंग का उनका स्कोप नहीं है। टीडीपी के पास अभी काफ़ी समय है, इलेक्शन में भी काफ़ी दिन है वहाँ पे। उनको अभी सेंटर की ज़रूरत है अपने डेवलपमेंट के हम्म। लिए, अपने कैपिटल डेवलपमेंट से लेके बहुत सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए। तो इस मुद्दे पे बीजेपी से मतलब कोई फ़ोर्स करने की स्थिति में है नहीं वो। तो जैसा मैंने कहा ना कि पहला तो एनडीए इज़ बीजेपी, सेकंड कारण है कि बीजेपी, जो परसेप्शन है कि बीजेपी अलायंस पार्टनर से भी डिपेंड करती है। हम्म। पॉइंट इज़ वो पार्टनर्स उससे ज़्यादा बीजेपी पे भी डिपेंड करते हैं वो अपनी चीज़ों के लिए। तीसरी बात ये जो है कि एक जनरल, एक कह सकते हैं आप कि मुस्लिम वोट बैंक का इम्पोर्टेंस इन पार्टीज़ के लिए, कि क्या वो वोट बैंक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इस एजेंडे पे आप बीजेपी से लड़ो? धीरे-धीरे देखेंगे पार्टीज़ का परसेप्शन जिस तरह का नया पॉलिटिक्स है, उसमें मुस्लिम्स का, अब कांग्रेस के लिए एक दूसरी तरह की स्ट्रैटेजी है, लेकिन बाकी पार्टीज़ भी देख रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, ओवरऑल उनके सर्वाइवल के लिए और आगे के लिए, कि वो बाकी बाकी चीज़ों को भूल जाएँ। तो उसमें उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। हो सकता है अब टीडीपी में ज ऐसा देखिए, नायडू, अब चंद्रबाबू नायडू की बात करें, उनके साथ माइनॉरिटीज़ होती है,
मतलब कुछ उनके साथ है, कुछ वाईएसआरसीपी के पास है। तो ये नहीं है कि इस पे आपने अगर सरकार के साथ वोट दिया तो उनका जो सपोर्ट बेस है खत्म हो जाएगा। हम्म, मतलब ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। वो अभी काफ़ी है, इनका वैसा इमेज नहीं है, मतलब उनका इमेज हमेशा एक बहुत ही सेकुलर लीडर की रही है और माइटी उनके साथ रहा है पहले भी। तो वो उनको ज़्यादा खतरा नहीं हुआ कि एक इश्यू को लेके सब बिगड़ जाएँगे। और फिर वक़्फ़ बिल का ओवरऑल कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करती है, देखिए कम्युनिटी के कुछ नेताओं को आपने इधर-उधर सुना है। अब जैसे बीजेपी इसको शोकेस कर रही है कि ये प्रो मुस्लिम है, हम्म, एम्पावर करेगी, वहाँ महिलाओं को एम्पावर करेगी। जी, तो जिस तरह अब कैसे इस अब लॉ जब बना, कैसे प्रेज़ेंट करते हैं और इसका फॉल आउट बाद में साल, 2 साल, 3 साल बाद कितना क्या कम्युनिटी को इतना इम्पैक्ट करता है, नहीं करता है? इतना कम्युनिटी सेंसिटिव है इसके बारे में कि इस इश्यू पे किसी पार्टी को छोड़ दे? ये हमें देखना पड़ेगा अभी। वक्फ को लेके काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन भेजे हुँ, हैं, तो एक और मैं इस चीज़ के साथ हुँ। जोड़ना चाहूँगी, वो ये जानना चाहते हैं क्या इस वक्फ विधेयक को रणनीतिक रूप से समयबद्ध तरीके से लाया गया था ताकि बातचीत को अमेरिकी टैरिफ से हटाकर वक्फ पर केंद्रित किया जा सके जो यूएस ने टैरिफ इम्पोज़ किए हैं? देखिए अब हम बात करते रहते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट की, कि हेडलाइन मैनेजमेंट जी, करते हैं कि कहीं कुछ एडवर्स होने वाला है उसके पहले कुछ नया क्रिएट कर दें, तो ये रहा है और बहुत सारे इसके इंस्टेंसेस हैं। लेकिन इस केस में मैं ये नहीं कहूँगा बिकॉज़ वक्फ बिल आपको याद हो तो इंट्रोड्यूस हुआ था लास्ट ईयर अगस्त में ही हो जी। गया था इंट्रोड्यूस। हुँ, फिर उसके बाद जेपीसी में गया। उस समय हम लोग देख रहे थे कि जेपीसी में गया, ये सारा चाह रहे हैं कि दिल्ली इलेक्शन के आस-पास इस पे पूरा चर्चा हो। हुँ, वो हो गया उस समय। अब फिर बिहार का ये है, तो हम अगर इलेक्शन से ज़्यादा हम इसको देखेंगे कि हुँ, इसका इम्पैक्ट या उस पे डिस्कशन हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रम्प वाले में, टैरिफ वाले में देखिए, ये टैरिफ ऐसा तो नहीं है कि अनाउंस हो गया, इश्यू खत्म हो गया। अभी इश्यू तो शुरू हुआ है। इस पे लंबी चर्चा चलेगी, कई मतलब आगे वाले कई सप्ताह तक, कई महीने तक ये चलता ही रहेगा, कई सालों तक इस पे मुद्दा। तो ये नहीं है कि ट्रम्प के टैरिफ का मुद्दा खत्म हो जाने वाला हो। कोई ऐसा मुद्दा हो जो कि आज हेडलाइन में हो और आपने कुछ और कर दिया तो वो हेडलाइन से उतर जाए। तो आप कह सकते थे कि हेडलाइन मैनेजमेंट के चक्कर में किया है ऐसा। लेकिन ट्रम्प के टैरिफ में नहीं कर सकते इसको बिकॉज़ ट्रम्प टैरिफ एक दिन की चीज़ नहीं है कि हेडलाइन से हुँ। उतर गया। वो बड़ा मुद्दा है। हुँ। रवि जानना चाहते हैं राज्यों के लिए भाजपा संगठनात्मक चुनावों के बारे में एक तरह से बहुत ही इस जगह पे इलेक्शन किए जा रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि अप्रैल के अंत में अब एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। आपको क्या लगता है, सूत्र आपको क्या बता रहे हैं और कौन होगा और आप अमित शाह, पीएम मोदी और आरएसएस की प्राथमिकताओं को कैसे तोलते हैं? क्या कोई आम सहमति बनेगी? देखिए फ्रैंकली कहूँ केवल 3 लोग इसके बारे में बता सकते हैं और तीनों में से मेरे कोई भी सूत्र नहीं है। 3 लोग में प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत हैं। इन तीनों के अलावा अगर कोई भी पार्टी में कहता है कि किसी को कुछ पता है कि हो क्या रहा है, ये कहना मुश्किल होगा। शायद नड्डा जी को भी कुछ थोड़ा-सा इनको हिंट हो, लेकिन उनको भी पूरा आइडिया क्योंकि नहीं होगा। काफ़ी महीनों से चल रहा है, हर बार डेट और आती है आप होली से लेके और अब हमको तो क्या पिछले 2 साल से उनका तो जनवरी 2023 में खत्म हो गया था 20th ऑफ जनवरी को। जी। उसके बाद से अब बीजेपी से जो भी मिलते हैं, आप मुझसे पूछिए, अब हो जाएगा। ये 6 महीने बाद है। उसके बाद हुआ चलो लोकसभा चुनाव तक जो है एक्सटेंशन दिया हुआ था 30th जून तक। हुँ, उसके बाद तो होना ही है, उसके बाद हो जाएगा। अब जिससे बात कीजिए होता है अगला महीना, अगला 2 महीना, तो पता नहीं अब अप्रैल एंड जो भी है, मतलब मुझे इसकी जानकारी नहीं है और जहाँ तक मेरा ख़्याल है, वो जो 3-4 सूत्रों की मैंने बात की है, उसके अलावा और किसी को भी जानकारी नहीं है। लेकिन अब जल्दी हो जाएगा बिकॉज़ काफ़ी हो गया। देखिए अब हाँ, 3 साल का टेन्योर होता है। इनका टेन्योर खत्म हो गया 2 साल पहले, 2 साल 2 महीने हो गए अब खत्म हुए हुए। तो अब कितना खींचेंगे, मतलब सेकंड टर्म भी है, पूरा 3 साल दे ही और देंगे क्या? इनके जो राज्यों में चुनाव भी एक तरह से गति पकड़ उसमें रहे हैं। 50% स्टेट्स यूटीज़ में जी, इलेक्शन होने होते हैं। आप ही ने अभी मुझे जैसे जी, बताया कि 13 में ही अभी हुआ है, जी, लेकिन वो तो जी, फ़ॉर्मेलिटी आप जब चाहो उसको कर एक्सपीडिएट करके सकते खत्म हैं। कर लो। पहले कंसेंसस होना ज़रूरी है, वो शायद नहीं हो रहा है अभी। कार्तिक पराशर जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है पंजाब में केजरीवाल की मौजूदगी मान सरकार को नुकसान पहुँचा रही है? देखिए पंजाब में ये सिग्नलिंग थोड़ा-सा ये तो जब होता है कि भगवंत मान जैसे कमांड में नहीं है, सेंटर चलाने की कोशिश करी है, तो फिर वो अगर प्रोजेक्शन हो तो उसका नुकसान होगा आपको। बिकॉज़ भगवंत मान को शुरू में लोग उतना सीरियसली लेते भी नहीं थे और मेरे ख्याल से 1-2 एपिसोड पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अब वो हुँ, उस इमेज को चेंज कर रहे हैं जी, कि वो डिसाइसिव हैं, कंट्रोल में हैं। अब जैसे उन्होंने फार्मर्स पे जो उनका एक्शन हुआ, केजरीवाल की सहमति से ही हुआ होगा, लेकिन फार्मर्स पे जो एक्शन लिया वो एक असर्टिव उनका ये है कि वो ऐसा इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रग पेडलर्स
उनको अब बुलडोजर चलाना है उनके घरों पर जाके। अगेन कि अब वो उस पे एक्शन लेने की कोशिश करना है। तो दिल्ली चला रही है, भगवंत मान सरकार कमज़ोर है, उसका तो एकदम उल्टा पड़ता पंजाब में। लेकिन अब जो ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की हम डिसाइसिव हैं, हम कंट्रोल में हैं, अगर ये दिखाने में सफल हुए, अभी तो शुरू ही किए इन्होंने ये, तो उसके बाद केजरीवाल कितना वो आते-जाते रहते हैं पंजाब से, काफ़ी हुँ। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, लेकिन वो बाहर से आपको नहीं दिखेगा कि कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि जब ये आए थे तो आप देखिए बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश हुई थी एक तरह से, मतलब जो पब्लिक में जाता है मैसेज। जैसे यहाँ पे आपने चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया पंजाब के, वहाँ के ऑफिशियल्स को बुला लिया आपने दिल्ली, मतलब डिस्कस करने के लिए। फिर लगा कि अच्छा मतलब सरकार आप दिल्ली से चला रहे हो। हुँ। अब फिर जैसे वो राघव चड्ढा को उन्होंने एक एडवाइजरी एक उसका रोल दिया था। पूरा हुँ। एक कमेटी बना के कि ये एडवाइस करेगी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन से लेके और क्या विजन होगा। तो उससे लगता था कि अच्छा ठीक है, राघव चड्ढा को वहाँ भेजा है मतलब दिल्ली से चलाने के लिए। केजरीवाल के आने-जाने से इस तरह का मतलब मैसेजिंग नहीं जाएगा अनलेस कुछ इतना ही मतलब ओवरटली कुछ इतना ब्रेजेनली कर दें कुछ कि डिसीजन ये ले रहे हैं। हुँ। लेकिन अब देखिए केजरीवाल का इंटरेस्ट तो खत्म पंजाब में होगा नहीं, बिल्कुल बहुत क्रूशियल है पंजाब और इलेक्शन के 2 साल ही बचे हैं। तो केजरीवाल इंटरेस्ट लेते रहेंगे। लेकिन अब भगवंत मान अपने आप को कैसा सीएम दिखाते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि अब वही नहीं है जो कॉमेडियन है या इस तरह का मतलब इमेज वो चेंज करना चाह रहा है। अगर वो इमेज चेंज करने में सफल होते हैं और केजरीवाल बहुत ही ओवरटली असर्टिव और इंटरफेरेंस डायरेक्टली नहीं शो करते इस तरह कोई एक्शन लेके, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा वो होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये लगने लगा कि केजरीवाल खुद ही जाके मीटिंग लेने लगे, जैसे पहले चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया था, वहाँ जाके ऑफिशियल से मीटिंग लीजिए, मिनिस्टर से मीटिंग लीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए, तो जिससे कि भगवंत मान बहुत ही कमज़ोर लगे, तब फिर उसका इम्पैक्ट उल्टा पड़ सकता है। लेकिन अभी अर्ली डेज़ है, मतलब देखिए अभी कुछ अगले कुछ महीनों में कैसा जी। निकलता है। आदित्य जानना चाहते हैं, वैसे वो अभी भी बीजेपी प्रेज़िडेंट के बारे में पूछ रहे हैं, पर उनका प्रश्न थोड़ा हुँ। अलग है। वो कहते हैं कि आपको लगता है कि मोदी की जो मोहन भागवत से मुलाकात हुई, वो नई भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति को अंतिम रूप देने का संकेत है? साथ में ही आपके क्या विचार हैं, एक भाजपा का आदर्श अध्यक्ष उम्मीदवार कौन हो सकता है? क्या वह दक्षिण से कोई होगा, ताकि एक मैसेजिंग उन स्टेट्स में जा सके, खास तौर पर तमिलनाडु या केरल वो कहते हैं, जहाँ भाजपा राजनीतिक रूप से कमज़ोर रही है? और क्या अन्नामलई या अनुराग ठाकुर जैसा कोई युवा व्यक्ति पार्टी को आगे ले जाएगा और नए विचार लाएगा? देखिए, थोड़ा स्पेकुलेटिव है, इसको तो ज़्यादा मैं क्या जी। बोलूँ, लेकिन नॉर्थ साउथ से पहले भी रहे हैं आपके, मतलब तेलंगाना से रहे हैं, आंध्रा से रहे हैं, मतलब कृष्णमूर्ति थे, आपके हुँ, बंगारू लक्ष्मण थे, वेंकैया नायडू थे। हुँ। तो ये नहीं है कि वहाँ प्रेसिडेंट बना के आपका बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एक्सपैंड कर जाएगा। मतलब काफ़ी मेनली जो समय से जो मेन नहीं जो रहे। क्राइटेरिया हुँ, अगर आप देखेंगे इसमें, तो सबसे पहला है कि आप स्वयंसेवक रहे हो, मतलब आरएसएस का बैकग्राउंड आपको रहा हो। हुँ, मतलब वो तो आपको होना ही होगा। तो अब जितने भाजपा अध्यक्ष देख लें, सबका रहा है संघ का बैकग्राउंड। हुँ, जैसे उसमें अन्नामलाई रूल्ड आउट हो जाता है। ये संघ बैकग्राउंड के नहीं है, मतलब काफ़ी हुँ, एनर्जेटिक हैं, सब कुछ है उसमें लीडरशिप का, लेकिन संघ के हुँ, बैकग्राउंड से नहीं है। वो उनका मतलब वो बॉक्स टिक नहीं होता है। हुँ, दूसरा, आपको अध्यक्ष में ऑर्गेनाइजेशनल आदमी चाहिए, और अभी की स्थिति में, और वो नड्डा जी की वो स्टेटमेंट के बाद जो बीजेपी आरएसएस में थोड़ी बहुत हुँ, चली थी, कि वो ऐसा जो कि संघ से हो भी और अभी भी मतलब ज़्यादा उधर कोलैबोरेशन हो उनका बहुत ही हुँ, स्मूथ। तो आप होंगे लॉयल, लॉयल तो आप होंगे, मतलब मोदी जी के, अमित शाह जी हुँ। के, आप आपको लॉयल्टी तो चाहिए, लेकिन असली लॉयल्टी उनको अब संघ में भी चाहिए, और थोड़ा कोऑर्डिनेशन की। समन्वय बैठा पाएँ। वो समन्वय के लिए तो वो हुँ, एक बीच का एक निकलेगा कैंडिडेट। अब किनकी चलेगी, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि किनकी चलेगी, लेकिन कंसेंसस होगा, और हुँ, कंसेंसस में वही आप कह रहे हैं जो आपने सही कहा है, मतलब भागवत जी होंगे, मोदी जी होंगे, अमित शाह जी होंगे, इन लोगों के बीच में एक कंसेंसस होना पड़ेगा, जो अब तक नहीं हो पाया है। हुँ, जहाँ तक मोदी जी का आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे विजिट का सवाल है, अब देखिए चलते-चलते डायस पे बात तो ऐसे होती नहीं है। हुँ। मतलब उनका कहीं ऐसा तो हुआ नहीं कि अलग रूम में जाके भागवत जी के साथ बैठे हों, तब डिस्कशन करें। तो ऐसी चीज़ वैसे तो होती नहीं। अब प्रोग्राम में गए हैं, अटेंड किया कुछ, तो ऐसे चलते-फिरते में नहीं, बीजेपी प्रेसिडेंट डिस्कस नहीं होता। हमारा आखिरी प्रश्न नितिन नितिन पटेल का है। वो जानना चाहते हैं, भाजपा ने यत्नाल को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया और सब कुछ एक तरह से वो कहते हैं येदियुरप्पा और उनके परिवार के पाले में डाल दिया है। क्या इससे जो अगले चुनाव होने वाले हैं
क्या इससे जो अगले विधानसभा के चुनाव में भाजपा को नुकसान होगा? क्योंकि कर्नाटका में वो कहते हैं भाजपा के मूल मतदाताओं के बीच हिंदुत्व नेता के रूप में यत्नाल की लोकप्रियता है। तो नहीं, आप अगर लिंगायत में भी देखेंगे, जी। लिंगायत जो मेन सपोर्ट बेस रही है बीजेपी की, लिंगायत कम्युनिटी, अब उसमें येदियुरप्पा के बाद जो इनका दूसरा चेहरा जो है पॉपुलर चेहरा कहे निकल के, तो वो आपके यत्नाल है, पंचमसाली के बीच में स्पेशली। तो अगर बीजेपी आगे देख रही होती तो फिर यत्नाल को एक सामने फोर्स होकर दिखते वो कि काफी इनमें पोटेंशियल है, इसलिए बीजेपी ने इनको काफी बर्दाश्त भी किया। आप देखें, ये जब येदियुरप्पा सीएम थे, उसी समय से येदियुरप्पा उनकी फैमिली पे यत्नाल अटैक करते चले गए, पब्लिक अटैक्स करते हैं। चलिए, उस समय हाईकमांड को, उनका हाईकमांड का भी लाइन हुई था, उन्होंने येदियुरप्पा को हटाना भी था, वो सब कर दिया। लेकिन एक बार जब सेंट्रल लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया कि येदियुरप्पा के बेटे वहाँ स्टेट बीजेपी चीफ चीफ होंगे, जो भी कारण हो, मतलब ये इस पे तो खैर लंबी बातचीत होगी, लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया, उसके बाद भी अब लगातार आप हाईकमांड को चैलेंज कर रहे हो। डेली कुछ न कुछ बयान येदियुरप्पा को लेके, उनका मतलब वंशवाद को लेके, उनका मतलब करप्शन तक का आरोप लगाया उनकी फैमिली पे। तो अब ऐसे करेंगे तो फिर कोई भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा आपको रखना, कि आप जैसे सर पे गन लेके नहीं कहते हैं कि आप हटाओ इसको स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट से, येदियुरप्पा को ऐसे खत्म करो। तो ये बीजेपी जैसी पार्टी में इतना इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा। एक बार पहले भी इनको शो कॉज नोटिस दिया गया था, फिर नहीं माने, फिर से शुरू हो गए। तो फाइनली बीजेपी को करना पड़ा। अब यत्नाल क्या करेंगे, देखिए, वो येदियुरप्पा अभी नहीं बने हैं। जब येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ी थी, अपनी पार्टी बनाई थी, तो बीजेपी को एक्चुअली काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था उसका। यत्नाल अभी येदियुरप्पा नहीं है। अकेले वो कितना कर सकता है? देखिए, वो बात कर रहे हैं कि अलग पार्टी बना सकते हैं, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं दे रहा है। वो उन्होंने भी शायद इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी इतना मतलब एक्सपेल ही कर देगी पार्टी से। वो अपने सपोर्ट को, बेस को बढ़ाना चाहेंगे, वो अभी स्टडी करेंगे कितने लोग उनके साथ आने को तैयार है, बिकॉज़ इलेक्शन का भी अभी 3 साल है कर्नाटक में। 28। तो नई पार्टी बनाना, उसको चलाना इतना आसान चीज़ नहीं होता। उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं, आपके पास उस तरह का जी। सपोर्ट बेस हो। यत्नाल उतने भी बड़े नेता नहीं बने, पोटेंशियल है, लेकिन इतने बड़े नेता नहीं बने हैं। अभी अगले 3 साल में पार्टी बनाते हैं या फिर बीच में फिर से कोई कंप्रोमाइज़ होता है कि ठीक है, वापस पार्टी में आ जाइए। बहुत सारे ऑप्शंस अभी ओपन हैं। हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों के जवाब हाँ, इतने सर। विस्तार से देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम बिल्कुल। हाज़िर होंगे अगले सप्ताह एक नए एपिसोड के साथ।